Beta, good morning once again, all of you. Good afternoon also. Afternoon. Today I am going to today I am going to rev- today I am going to revise lesson one of history, French Revolution. Okay, and point number second, the outbreak of revolution. Page number 8. Okay, because yesterday I was read lesson one, point number first. The French society during the late 19th 18th century. But today we will discuss the next topic number two, outbreak of the revolution. Beta, if you have book, please open and see careful. Okay. तो आज हम स्टार्ट करेंगे. The Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि लुइस 16 जो है फ्रांस की गद्दी पर 1774 में बैठा था. उसमें उसकी जो एज थी 20 ईयर्स थी और उसकी जो मैरिज जो है ऑस्ट्रियन एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंतेते, जो है गद्दी पर बैठा. और उसके बैठने के साथ ही देखा कि जो ट्रेजरी है, जो अकाउंट है, वो बिल्कुल ही खाली हो चुका था, क्योंकि वहां पर ब्रिटेन से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी. तो वार जो है किसी भी, चाहे वो दो व्यक्तियों में हो, दो ग्रुपों में हो, दो समूहों में हो या फिर दो कंट्रीज में हो, हमेशा वार जो है वो देश के लिए या फिर जो लोग वार में सम्मिलित होते हैं उनके लिए डैमेज होता है. तो तो हम लोग देखा कि वहां वार की वजह से वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही थी और डे बाय डे जो वहां पर महंगाई जो है बढ़ रही थी. तो सरकार अपने मेंटेनेंस को एक्सपेंस करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए क्या इसके पास एक उपाय था, बस टैक्स को इंक्रीज करना. क्या करना? टैक्स को इंक्रीज करना. और डे बाय डे वो है जो टैक्स लगा रही थी. और टैक्स जो है 3 तरह का होता था. एक जो था वहां पर केवल चर्च के लोग टैक्स लेते थे. एक डायरेक्ट टैक्स छोटा था जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वहां पर रिसीव करती थी. और एक इनडायरेक्ट टैक्स था जिसको कि लोग अपने दैनिक जीवन की वस्तुएं खरीदते थे तो डायरेक्ट वो जाती थी. तीसरा से जो हम देखे वहां पर, और सबसे बड़ी बात एक चीज और थी कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड थी. वहां पर 3 कैटेगरियों में डिवाइडेड था. फर्स्ट था क्लेर्गी, सेकेंड नोवेल, और थर्ड जो था उसमें नौकर या फिर सर्वेंट या फिर कह सकते हैं कि जो लैंडलेस लेबर या मर्चेंट, ये लोग थे. तो हमने इसको कल देखा था लेकिन डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम आगे चलते हैं कि वहां की जो लुइस 16 की जो गवर्नमेंट थी अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए डे बाय डे वहां पर जो है टैक्स इंक्रीज कर रही थी. ओके, और टैक्स को इंक्रीज कर रही थी. लेकिन बेटा वहां पर टैक्स इंक्रीज करने का रूल्स था. ऐसा नहीं था कि मोनार्की है तो राजा जो है वो खुद पावरफुल है और अपनी इच्छा के अनुसार टैक्स को इंक्रीज कर, ऐसा नहीं था वहां पर. और सब पढ़ लेते हैं हम लोग, इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं वहां पर ना. तो how do you think that would have to gone about doing this? In the France of old regime of monarch did not have to power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the state general, which would then pass his proposal for a new taxes. The state general was a political body to which the three states sent their representative. However, the monarch alone could decide then when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तब फ्रांस में एक रूल था कि जब भी कोई टैक्स बढ़ाना है तो वहां पे होता जनरल, स्टेट जनरल, वो इलेक्टेड बॉडी होता था और उसका मीटिंग होता थी. राजा उसको मीटिंग बुलाता था और जो भी प्रपोजल होता था मीटिंग में रखता था. और स्टेट के सभी लोग जो मेंबर्स हुआ करते थे वे लोग प्रपोजल को पास करते थे कि हाँ इतना टैक्स बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है या उसमें क्या चेंजिंग करना है. इसके बाद ही जो है टैक्स जो है बढ़ा लेती थी. तो फ्रांस में इस तरह की जो मीटिंग है वो लास्ट में दिया है कि 1614 में हुई थी. इसके बाद फिर यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई आपको 1789 में. देखते हैं कि ऑन 5th May 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस. फिर से महंगाई को देखते हुए अपने मेंटेनेंस को वो करने के, टैक्स बढ़ाने के लिए उन्होंने 1789 को 5 मई को मीटिंग बुलाया उसमें अपने प्रपोजल को पास कराने के लिए. बट रिप्लेसमेंट हॉल इन द वर्साइल वाज, उसके लिए वर्साइल की जो हॉल थी उसको लिया गया. बट मीटिंग का कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट था. वो क्या था आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा.
द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच, यानी जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे या जो सेकेंड स्टेट के लोग थे उन्होंने 300 अपने रिप्रेजेंटेटिव से, हम लोग यहाँ इलेक्ट करते हैं, अपनी जो है वोट देते हैं और अपना क्या करते हैं, जिसको इलेक्ट करते हैं वो जाकर के असेंबली में बैठते हैं और नियम कानून जो है पास करते हैं। उसी प्रकार वहां पर जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे वे 300 ईच, प्रत्येक ग्रुप के लोग 300 मेंबर जो है अपना वहां सेंड करते हैं। और जो थर्ड ग्रुप के लोग थे, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इसमें सर्वेंट आते हैं, सर्विसमैन आते हैं, ऑफिसर लोग आते हैं, लॉयर वगैरह आते हैं, उन लोगों ने 600 मेंबर्स को सेंड किया और बाकी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव नियर अबाउट 40,000 लेटर्स दिया। जो लोग नहीं आ सकते थे या जिनको आना अलाउ नहीं था, इसमें सर्वेंट हो गए, लेबर्स हो गए, वर्कर वुमेन्स हो गई, इन लोगों को आना मीटिंग में अलाउ नहीं था, इसलिए अपनी अपनी बातों को वो लोग राइट करके लेटर में इस प्रकार के 40,000 लेटर जो है उनको दिया। अब देखिए हुआ क्या, वोटिंग in the state general in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। यानी कि जब पिछले बार मीटिंग हुई थी तो हुआ था कि भाई चलो प्रत्येक लोग के प्रत्येक ग्रुप के मेंबर हैं तो वोट हो जाए। और लोगों ने कहा भी था दिस टाइम टू लुइस 16 was determined to continue the same practice but members of third state डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी। यानी कि पहले क्या होता है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग वोटिंग करते थे और वोटिंग में जो पास होता था उसको लोग मान लेते थे, लेकिन इस बार जो है मीटिंग का रूल कुछ जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि नहीं मीटिंग जो है सभी लोग इसमें करें। और हाँ, थर्ड स्टेट के लोगों को बैठने की सीट भी नहीं दी जाती थी, सेकेंड और फर्स्ट स्टेट के लोग बैठते थे और थर्ड स्टेट के लोग जो है उसके साइड में पीछे पीछे जो है खड़े रहते थे। मुख्य दर्शक बस केवल सुनते थे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको कुछ कहने का या उनके कुछ राय के विचार को अधिकार नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार अगर मीटिंग होगी तो हम सबकी वोट होने चाहिए और जिसकी मेजोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंग बात होनी चाहिए। बट वहां के जो मोनार्क थे लुइस 16, इन प्रपोजल को उन्होंने क्या बोलते उसको रिजेक्ट कर दिया, माना नहीं, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। तो जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के लोग, वे लोग मीटिंग को छोड़ दिए, मीटिंग को लीव करके बीच में ही चले आए। अब देखिए द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ टू स्पोकमैन फॉर द होल फ्रांस नेशन ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। यानी कि वर्साइल की जो वहां मीटिंग हो रही थी वहां 3 लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया या फिर छोड़ के चले आए। इसके बाद क्या किए कि 20 जून को, यानी कि आफ्टर नियर अबाउट 1.5 month के बाद उन्होंने बरसाए की जो प्ले ग्राउंड था इंडोर गेम टेनिस का, वहां पर उन्होंने मीटिंग की और डिक्लेयर किया कि हम लोग एक पार्टी बनाएंगे जिसको नाम दिया नेशनल असेंबली। क्या नाम दिया? क्या आप लोग सुन पा रहे हो मेरे को? रिप्लाई में ओके। तो उन्होंने ओके, तो टेनिस के इंडोर गेम में उन्होंने मीटिंग की जिसका नाम रखा नेशनल असेंबली। और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया, यानी कि संविधान बनाया कि अब फ्रांस को कैसे चलाना है, कैसे कंट्रोल करना है, यहाँ की सरकार कैसे वर्क करेगी, इन सारी बातों को जिक्र किया। और ये मीटिंग तब तक नहीं खत्म हुई जब तक वहां के संविधान को राइट नहीं कर दिया गया। इसमें मुख्य रूप से 2 लोग शामिल थे, एक का नाम है मिराबिउ और एक है अबेसेज। जबकि मिराबिउ का जन्म जो है एक नोवेल फैमिली यानी कि सेकेंड स्टेट के लोग सेकेंड स्टेट में आते थे और इनको जन्म से सारी प्रिविलेज जो सेकेंड स्टेट के लोगों को मिली थी इन्हें भी प्राप्त हुई थी। बट उस विचारधारा के नहीं थे, चाहते थे कि नहीं सभी सिटीजन इक्वल्स हैं तो सबका राइट भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी प्रकार अबेसेज भी जो थे वो प्राइस्ट यानी कि फर्स्ट क्लर्गी के ग्रुप के आते थे और इन्होंने एक पंपलेट छापा था, यानी कि एक हैंडबिल की तरह नोटिस छापा था जिसमें लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट है क्या। इनकी विचार थी दोनों की कि भाई ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, हम सब लोग मानव एक हैं, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, सबका राइट इक्वल है, कोई किसी को बर्न के साथ यानी कि जन्म के साथ कोई प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेरिट सबको। तो ये 2 लोग जो है सपोर्ट कर रहे थे किसको, नेशनल असेंबलीज को। तो वहां हुआ क्या कि वाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट द वर्साइल ड्राफ्टिंग कन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली जो है अपने संविधान को बनाने में बिजी थी तब क्या करती, जो रेस्ट फ्रांस के लोग थे वे लोग मतलब घबराए हुए थे क्योंकि वहां पर सेवर विंटर अधिक ठंड के वजह से वहां की जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी थी और द प्राइस ऑफ ब्रेड की जो प्राइस थी, रोटी की कीमत जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और
वहां पर सिचुएशन ऐसा आ गया था कि जो ब्रेकर्स थे, जो ब्रेड बनाने वाली कंपनियां थी, वो धीरे धीरे बर्बाद हो रही थी। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स ए लॉन्ग, एक बार एक जगह घटना दिया है कि एक बेकरी के शॉप पे एक वोमेन्स थी, घंटों लाइन में लगी हुई थी, उसको फिर भी ब्रेड नहीं मिला या नहीं मिलेगा सब, वो गुस्साई और दुकान में एंट्री कर जबरदस्ती और तोड़ फोड़ का स्टार्ट कर दिया। मतलब वहां की एक कंडीशन बता रही थी कि वहां पे इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिला था। और हम देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारी गवर्नमेंट भी यही काम करने जा रही है। अगर आप कोई पार्टी पुलिस बात ना करें तो हम डे बाय डे देख रहे हैं कि सरकार जो है सभी चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सभी चीजों को प्राइवेट हैंड में सौंप रही है, ताकि लोग प्राइवेट के अंदर में गुलाम हो जाए और फिर से एक बार देश के युवा जो है गुलाम की तरह जीना पसंद करें। ओके, तो वहां पर ये बात हो रही थी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि इन द कंट्री साइड, और पूरे गांव में एक रिमर्स फैल गया था कि गांव में कि वहां पर जो है सरकार जो है फिश टैक्स बढ़ाने वाली है, और जो भी फसल वहां पर है बर्बाद हो चुके हैं, और जो गवर्नमेंट अपने ग्रेनरीज में स्टोर की है उसको काफी कॉस्ट पे सेल करेगी। तो जो गुसाई भीड़ थी, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो मतलब लेबर की कास्ट के लोग थे, वो लोग गुस्साए हुए थे। तो क्या किया उन्होंने, जो गवर्नमेंट की जो वो थी, जो ग्रेनरी थी, उस पर अटैक कर लिया। और यहाँ पर देख वर्ड लिखा हुआ है कि लार्ज नंबर ऑफ नोवेल, दैट मीन्स एक वर्ड पढ़ लेते हैं। इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर्स हैड हायर्ड बॉन्ड्स ऑफ द renters who were on their way to destroy the ripe crops, catch and the french and fear peasants in several districts, सेज हॉज एंड पिकर, यानी कि उन्होंने लूट मार की स्थिति कर दी और जो गवर्नमेंट का ग्रेनरी था उसको लूटपाट कर लिया। इस तरह से जो है बहुत सारी मतलब आंदोलन की तरह एक तरह से कह सकते हैं कि हुआ। और जो नोबेल्स या फर्स्ट या सेकेंड जो स्टेट के लोग थे उन पे बहुत सारे प्रहार किया गया, और इसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ नोबेल्स फेल फ्रॉम देयर होम्स, यानी कि बहुत सारे लार्ज नंबर जो नोबेल्स थे यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे, वे अपने घरों को छोड़ लीव कर दिए, यानी कि नेबरिंग कंट्री में चले गए। इस प्रकार देखा गया कि वहां पर फेस्ड विद द पावर्स ऑफ रिवोल्टिंग सब्जेक्ट, यानी कि इस तरह से रिवोल्यूशन से रिवोल्ट होना स्टार्ट हो गया सरकार के या राजा की लुईस 16 के अगेंस्ट में। लोग वहां पर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर दिया, हड़तालें करना शुरू कर दिए। फाइनली जो है नेशनल असेंबली की जो पावर को बढ़ते हुए देखा लुईस 16 ने, और उनकी बातों को मानने का प्रयास किया। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड डिक्री एबोलिश द फेडरल सिस्टम ऑफ एबोलिशन ऑफ टैक्सेस, और लास्ट में जो है लुईस 16 ने इनको बातों को माना, और इस प्रकार 14 अगस्त 1789 को उसकी बातों को माना, उसके संविधान को माना और फेडरल सिस्टम को समाप्त कर दिया। यानी जो पैतृक रूल चली आ रही थी कि पिता के मरने के बाद उसका जो भी पावर है, पोजीशन है, चाहे वो मेरिट हो या ना हो, उस कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे नियम को वो उन्होंने ब्रेक कर दिया और टैक्सेस जो बढ़ा रहे थे उसको भी समाप्त कर दिया। मेंबर्स ऑफ क्लेयरगी टू वेयर फोर्स, जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग थे उन्हें भी जन्म के साथ मिली हुई प्रिविलेज को समाप्त करने के लिए जबरदस्ती उसको प्रेस कर दिया गया। और जो टैक्सेस हो रहे थे, चर्च जो टैक्स लगा रही थी डायरेक्ट रूप से, उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार जो देखते हैं जो गवर्नमेंट थी एक्वायर्ड स्टेट वर्थ एटलीस्ट 2 मिलियन लिवर्स, यानी कि सर से जो गवर्नमेंट थी वहां पर नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट जो थी उसे लगभग 2 मिलियन लिवर की बेनिफिट्स हुई इस चीज से। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है 2.1 फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब देखिए वहां पर मोनार्की तो रहा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहा, संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी कि राजा जो है अपने मन से कोई वर्क नहीं करेंगे, जो भी वहां पर नेशनल असेंबली में पास होगी बातें वही जो किंग है वो करेंगे। और किंग के पावर को बहुत कुछ तक रिड्यूस करने का काम किया गया। अब देखते हैं यहाँ पर नेशनल असेंबली पॉइंट नंबर 2.1 पेज नंबर 10 देखिए आप लोग। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। द मेन ऑब्जेक्ट वाज लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, यानी कि फिर से वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट किया गया 1791 में, और इसका मेन मकसद था क्या, किंग के पावर को कम करना, किंग के पावर को रिड्यूस करना। दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन, और इसका मेन पर्पस था कि जो एक हैंड के व्यक्ति के अंडर पावर को न रखा जाए। वेयर नाउ सेपरेटेड
एंड असाइन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, और सारे पावर्स को अलग अलग हाथों में, अलग अलग संस्थाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। जैसे हमारे कंट्री में अभी जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स आप लोगों को पढ़ाया गया 9th में 8 में, और 9th में पढ़ाया जाएगा पॉलिटिक्स में। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक, कौन कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो 3 भागों में पूरे राजा के जो हैंड में पावर था उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करने का काम किया गया, और इस प्रकार जो फ्रांस था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के रूप में आ गया। तो अभी आप एक डायग्राम दिखाया गया, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं कैमरे को स्विच करता हूं, आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, तो ये जो फिगर है आप लोग देख रहे हैं, इसको देख सकते हैं आप लोग क्लियर। यहाँ पर जो इमेज दिया गया है इमेज दिया गया है, क्या आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है? रिप्लाई कीजिए बेटा, आप लोग साफ दिख रहा है? रिप्लाई में हाँ? आप लोग जो देख रहे हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर देख रहे हैं आप 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक्टिव सिटीजन, क्या लिखा यहाँ पर? एक्टिव सिटीजन, और एक ग्रुप बना है पैसिव सिटीजन का। यानी कि जो पैसिव सिटीजन के लोग थे उसमें लैंडलेस लेबर थे, जो टैक्स पे नहीं करते थे, या फिर चिल्ड्रेन थे जो 25 ईयर से बिलो हैं, या फिर वोमेन्स थी जिन्हें वोटिंग करने का राइट इनको नहीं दिया गया था, उन्हें बोला गया है पैसिव सिटीजन। और एक वे लोग थे जो नोबेल कैटेगरी के आते थे, क्लर्गी से आते थे, या फिर थर्ड स्टेट में वे भी लोग थे जो कि क्या करते थे, जो टैक्स को पे करते थे, या जिनका एज जो है 25 ईयर से एबव था, उनको कहा गया एक्टिव सिटीजन। केवल इन्हें ही वोट देने के राइट थे। थोड़ा सा मैं कैमरे को और नजदीक करता हूं, देखते हैं कि ये लोग वोट करते थे, इलेक्शन में लोग पार्टिसिपेट होते थे, और नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। और नेशनल असेंबली जो था वो मिनिस्टर को कंट्रोल करते थे और किंग को भी कंट्रोल करते थे। ओके, कौन? नेशनल असेंबली के मेंबर जो थे, जो इलेक्टेड बॉडी होते थे, वे किंग को और मिनिस्टर को कंट्रोल करने का काम करते थे। और इस प्रकार 3 कैटेगरी बनाया गया। यहाँ पर देखते हैं लेजिस्लेचर, जो नेशनल असेंबली था, नियम बनाते थे, उसके अकॉर्डिंग जो राजा जो है, किंग जो है, वर्क करता था, और इनके वर्क से अगर सेटिस्फाइड कोई नहीं हुआ तो जुडिशरी लोग थे, जज थे, वे लोग क्या करते थे, उसको जजमेंट देने का काम करते थे। इससे जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था वो क्या क्या 3 तरह की पावर्स को डिवाइड कर दिया गया। किंग के पावर को जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में, जिसमें लेजिस्लेचर के जो असेंबली, नेशनल असेंबली हुआ करती थी, उसके मेंबर इलेक्टेड बॉडी होते थे, जो कि केवल ओनली 50,000 मेन इलेक्ट करते थे। उसमें केवल वोट देने का राइट वुमेन को नहीं था, याद रख लीजिएगा। और जिनका एज 25 ईयर से कम था उन्हें भी नहीं था, और जो टैक्स पे नहीं करते थे उन्हें भी वोट देने का राइट नहीं था। ओके, तो हम आगे देख थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉ इन द नेशनल। वही बात जो मैंने पढ़ाया आप लोगों को फेयर वन से यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से दैट इज सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु टर्न टू चूज द असेंबली, नॉट ऑल सिटीजन। यानी कि वोट देने के राइट जो था सभी सिटीजन्स को नहीं था। किनको था? जिनका had to write vote only men above 25 years of age who paid tax equal of 3 days, यानी कि लगभग महीने का 3 डेज का जो वेजेज है वो टैक्स रूप में पे करते हो, उनकी एज 25 ईयर से अधिक हो, और वो एक्टिव सिटीजन्स हो, उन्हें ही केवल वोट देने के राइट्स थे। ओके, रिमेनिंग जो मैन, बाकी लोग बच गए, जो पुरुष जो टैक्स नहीं देते थे, या फिर ऑल वोमेन, वो प्रत्येक क्लास के, चाहे क्लर्गी ग्रुप की हो, या फिर नोबेल ग्रुप के हो, या थर्ड स्टेट के हो, उन्हें वोट देने का राइट नहीं होता था। ओके, इस तरह से बातें हम लोग देखें। और नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मेन एंड सिटीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन में औरत और पुरुष के राइट को डिक्लेयर किया गया। इसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया, आप देखेंगे सोर्स सी में कि वहां पर कुछ पॉइंट किसको क्या क्या राइट्स है, उसका एक राइट का लिस्ट बनाया हुआ है। इसमें नियर अबाउट 17 राइट्स दिया गया, उसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था फ्रांस में, उसमें राइट दिया गया था लोगों को, आप वहां देख सकते हैं। इसमें कुछ सिंबल बनाए गए थे, सिंबल दिए गए थे,
कि किस सिंबल किस मतलब जो चूंकि वहां पर बहुत जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो लोग लिखित लैंग्वेज को नहीं समझ पाए थे। उसको समझने के लिए कुछ पिक्टोग्राफ का उपयोग किया गया था कि किस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो मैं आपको सिंबल दिखाने का प्रयास करूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख रहे हैं कुछ सिंबल दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंबल दिया गया है ब्रोकन चेन का। दैट मीन्स चेन वेयर यूज टू लेट फेटर स्लेव, ए ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। यानी कि इसका मतलब है कि अब हम लोग आजाद हो गए हैं, अब हम लोग किसी के फाउंडेशन में नहीं है, अब हम लोग किसी के अंडर में वर्क नहीं करेंगे, हम लोग क्या हो गए हैं, फ्री हो गए। यानी कि टूटा हुआ जो चेन है वो एक तरह से फ्रीडम का सिंबल होता है। और एक जो है आप देख रहे हैं द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, यानी कि ये तरह का था कि अगर हम सिंगल सिंगल रहेंगे, यानी कि अगर एक एक व्यक्ति रहेगा तो उसमें पावर जो है या जो शक्ति है वो कम रहेगा और कोई भी आसानी से उसको ब्रेक कर सकता है। बट अगर हम लोग ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, हम लोग कोई पार्टी बनाते हैं, कोई पार्टी में रहते हैं, तो हम लोग की पावरफुल होंगे, हम लोग का स्ट्रेंथ जो है ज्यादा होगा। इस प्रकार से और सारे सिंबल दिए हुए, जो सिंबल जो है एक नोबेल्स फैमिली की, रॉयल फैमिली की सिंबल्स है। और इस तरह से बहुत सारे सिंबल्स देखेंगे आप लोग, इसको पढ़िएगा। तो अलग अलग सिंबल जो है अलग अलग इंडिकेट करता है अलग अलग चीजों को। क्योंकि पहले लोग एजुकेटेड नहीं हुआ करते, थर्ड कैटेगरी के लोग एजुकेटेड नहीं थे, तो उन्हें ये बात दिखाने के लिए इस तरह सिंबल जो है यूज किया जाता था। ओके, तो आप इसको यहाँ पढ़िएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है थर्ड पॉइंट, फ्रांस एबोलिश मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। यानी कि धीरे धीरे जो है समय बीतने के साथ साथ वहां पर जो मोनार्की सिस्टम को खत्म समाप्त कर दिया गया और वहां पर रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र लागू किया गया, जो है सभी लोगों को वोट देने के राइट इसमें मिले, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, टैक्स पे करता हो न करता हो, सभी का वोट जो है इक्वल वैल्यू रखता हो। और इसमें ऑल सिटीजन को वोट देने के राइट आते हैं। उसमें एक जैकोबिन क्लब्स बनाया गया, उसमें मेंबर्स ऑफ जैकोबिन नाम दिया गया उसको, जिन्होंने क्या किया, फ्रांस के लोगों को राइट अधिकार दिलाने की बात की और अधिक परिश्रम किया। इस प्रकार से देखते हैं कि लुईस 16 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो समाप्त हो गया 1792 में और डिक्लेयर कर दिया गया वहां पर। इस तरह से देखते हैं कि हम लोग जो मोनार्की था वो समाप्त कर दिया गया। आपको बता रहा हूं डेट। तो जैसे आप देखेंगे कि हम लोग इसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ओके, तब तक हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर का।